हाय गाइस, तो आज हम कंडक्टर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कंडक्टर पार्ट वन आपने देखा होगा अच्छे से और सारा कुछ समझ में आ गया होगा आपको। तो आगे चलते हैं पार्ट टू में। और आज हम कुछ अच्छे सवाल करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरनेट पे आपको कहीं अवेलेबल नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। एक कंडक्टिव शेल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जिसके मिड पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है। जिसके मिड पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है, उसका नेचर क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, ये मेटेलिक शेल है। तो ऐसे काफ़ी केसेस हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सेंटर पे रखेंगे, सेंटर ऑफ द सेल पे, मिड पॉइंट पे। उसके बाद हम चार्ज को थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मेटेलिक शेल विथ अ चार्ज एट इट्स सेंटर। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इस चार्ज के कारण क्या होगा? सिंस ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो पोलराइजेशन फुल स्केल में होता है। पोलराइजेशन फुल स्केल में होता है। पोलराइजेशन के कारण क्या होगा? पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। पोल्स मतलब कि नेगेटिव चार्ज का एक रीजन बन जाएगा और एक रीजन पॉजिटिव चार्ज का बन जाएगा। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके देख लो। तो पिछला लेक्चर अगर तुम्हें अच्छे से समझ आया है तो तुम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर लोगे। तो वीडियो पॉज करो और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, फिर वीडियो को देखो। ठीक है, तो देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। Q जो है माइनस चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो इनर सरफेस पे आ जाएंगे और आउटर सरफेस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि सिग्मा वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर यूनिफॉर्म है, इनर सरफेस भी स्फेरिकल है, आउटर सरफेस भी स्फेरिकल है। तो ये परफेक्टली स्फेरिकल शेल है। ठीक है, तो चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये आसान केस है इसका, दोनों सरफेसेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम्हें ये भी पता था पिछले लेक्चर से कि गॉसियन सरफेस लगा के हमने जो है माइनस जो इंड्यूस चार्ज हुआ है उसकी वैल्यू निकाल ली थी। तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी? उसकी वैल्यू Q चार्ज के ही बराबर आई थी, पॉजिटिव चार्ज के ही बराबर आई थी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के बराबर है ना। तो जो इंड्यूस्ड माइनस इंड्यूस्ड हुआ है वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q ही है। तो कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज से जो आउटर सरफेस पे जो चार्ज आया है, पॉजिटिव इंड्यूस हुआ है, उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? Q ही आ जाएगी, है ना। इनर सरफेस पे अगर माइनस Q आया है, नेट न्यूट्रलिटी था, तो ऑब्वियसली आउटर सरफेस पे क्या आना चाहिए? प्लस Q ही आना चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ है उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लिया। वो कितना है? जो सेंटर पे चार्ज रखा है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब देखो, हम तीन रीजन में डिवाइड कर दिए, तीन रीजन में डिवाइड कर दिए इस शेल को। इनर सबसे जो कैविटी है उसको फर्स्ट बोल दिया, मेटल का बॉडी जो है सेल का बॉडी उसको सेकंड बोल दिया, और थर्ड जो बोल दिया वो आउटसाइड रीजन को बोल दिया। ठीक है, आउटसाइड रीजन को थर्ड बोल दिया। अब इन सारे रीजन्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज करेंगे। ठीक है, और फिर आगे पोटेंशियल को भी एनालाइज करेंगे, फिर चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे जो बीच में रखा हुआ है, फिर सवाल करेंगे। इस तरीके से ये पूरा एक होलसम लेक्चर है, तो आप ध्यान से इसको सुनते रहिए। ठीक है, और पूरा समझिए। इसके बाद आपको कंडक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो लाइक बेस्ट मटेरियल है, सारे चीज़ों का निचोड़ दिया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो EQ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, जो सेंटर पे रखा हुआ है, उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो फर्स्ट में क्या होगा देखो, तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² होता है। इन सब में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हें। अगर तुम मेरे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो तो एवरीथिंग इज़ वेरी सिस्टमेटिक। तो फर्स्ट क्या है? KQ/RB²। ठीक है, सेकेंड क्या हो जाए? KQ/RC²। R इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ बीइंग कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। ठीक है, तो KQ/RC²। थर्ड क्या हो जाएगा? KQ/RD²। तो RC, RD और RB सारा डिफाइन करके रखा है मैंने। फिगर को ध्यान देना, वीडियो पॉज करके फिगर को ध्यान दो, समझ लो अच्छे से। अब देखो, EQ माइनस क्या बोला है मैंने? EQ माइनस मतलब टोटल इंड्यूस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो माइनस चार्ज जो टोटल इंड्यूस हुआ है इनर सरफेस पे, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, वो तो स्फेरिकल शेप का है, तो सेल की तरह वो भी बिहेव कर रहा है ना, एक बहुत थिन सेल की तरह बिहेव कर रहा है। तो थिन सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है, तो इसलिए फर्स्ट में 0 हो गया।
सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड रीजन जो है वो शेल के बाहर वाला रीजन है, तो के क्यू बाई आर सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। शेल के बाहर शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, वो पॉइंट चार्ज जो उसके सेंटर पे है, तो के क्यू बाई आर सी स्क्वायर हो गया, और माइनस इंड्यूस हुआ है तो माइनस आ जाएगा। उस तरीके से आर डी जो पॉइंट है वो भी शेल के बाहर है ना। शेल मैं किसको बोल रहा हूँ, वो सरफेस जिस पे माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो के क्यू बाई आर डी स्क्वायर हो गया। अब देखो ई क्यू प्लस जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, तो वो भी देखो रेड कलर से दिखा दिया कि एक्ट्स लाइक अ शेल विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ध्यान रखना कि शेल पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी तुम के क्यू बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो जो फर्स्ट रीजन है वो तो शेल के अंदर है तो ज़ीरो हो गया, सेकंड रीजन भी शेल के अंदर है तो ज़ीरो हो गया। बाहर वाला रीजन में क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बहुत आसान, के क्यू बाई आर डी स्क्वायर, वेयर आर डी इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, है कि नहीं। अब ई नेट निकालोगे, देखो सुपर पोजिशन ही है ना, इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जोड़ है वही तो तुम्हें नेट दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, वो सबका सम होगा, ई क्यू माइनस और ई क्यू प्लस का, ठीक है, समझ आ रहा है। तो सबका सम करके देखोगे तो क्या आएगा, के क्यू बाई आर बी स्क्वायर आ जाएगा ई नेट। ये किस में आ गया, फर्स्ट वाले रीजन। तो फर्स्ट वाले रीजन में सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये जनरलाइज कर दोगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कैविटी में सिर्फ पॉइंट चार्ज की ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो, और बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। सेकेंड रीजन में क्या हो, वो तो मेटल का बॉडी है, तो मेटल का बॉडी अगर तुमने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से समझा है तो किसी भी कंडक्टर के बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नेट ज़ीरो होती है, तो वहाँ तो ज़ीरो ही आना चाहिए, ठीक है, तो ज़ीरो लिख दिया। थर्ड वाला क्या होगा, तो थर्ड वाले में क्या होगा, फिर तीनों का सम करो, तो देखो आर डी स्क्वायर माइनस वाला ई क्यू माइनस और जो ई क्यू है उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटसाइड रीजन में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ किसका बचेगा, शेल के जो आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, तो के क्यू बाई आर डी स्क्वायर। तो जनरलाइज कर दोगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब तुम्हें क्या पता चला कि शेल को अगर बाहर से देखते हो तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है जो कि सेंटर पे लोकेटेड है। या तुम इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि कोई भी चार्ज अगर तुम अंदर रखते हो तो उसका नेट इफेक्ट जो है क्या होता है कि सरफेस पे, आउटर सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होता है वो अंदर रखे हुए चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है, और साइन के भी बराबर है। देखो प्लस चार्ज अंदर रखे हो कैविटी में सेंटर पे, तो बाहर भी कैसा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया। और पूरा शेल कैसा बिहेव करता है, बाहर से देखने में कैसा लगता है कि एक चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है, एक चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने इस सिमेट्रिकल सिचुएशन को सॉल्व कर लिया है। इसी सिचुएशन में हम पोटेंशियल को भी एनालाइज करेंगे, है ना। तो आप वीडियो पॉज करके फिगर अच्छे से समझ लो, और कोई भी आपको क्वेश्चन आए तो आप कमेंट्स में लाइक उसको आप लिख सकते हो, और जब भी मैं उसको देखूंगा मैं उसको आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली। अब देखो चार्ज जो है ना हम सेंटर पे नहीं रख रहे हैं, हम कहाँ रखे हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए हैं। देखिए तो डिस्प्लेस कर दिए हो तो देखो यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा तुम्हें। तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम बनाओगे तो कैसा बनेगा, देखो मेटल के बॉडी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही रहनी है ना। तो मेटल के बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, जो इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा, जो इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्यों नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि चार्ज जो है ना अब एक साइड थोड़ा टिल्टेड है, तो जिधर टिल्टेड है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रांगली वो नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, तो एक फील आ रही होगी। बाकी बाहर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है पॉजिटिव चार्ज, उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, वो कैंसल हो जाता है, ठीक है। सेकेंड और थर्ड रीजन में वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल हो जाएगा क्यू का और क्यू माइनस का, तो ये अभी हम देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो याद रखो कि आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और इनर सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी मैग्नीट्यूड सेम ही है, क्यू चार्ज अगर रखे हो कैविटी में तो इनर और आउटर सरफेस पे क्यू चार्ज ही आएगा, बाहर प्लस क्यू और इनर सरफेस पे माइनस क्यू। अब देखो अगर ई नेट की बात करते हो तो ई नेट जो है
क्या होगा सेकेंड रीजन में, क्या होगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रीजन बिल्कुल उसी तरीके से डिफाइन किया मैंने। तो सेकेंड रीजन में इनेट क्या होगा, तीनों चार्जेस के कारण जो इंड्यूस हुए हैं और जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ई क्यू प्लस प्लस ई क्यू माइनस प्लस ई क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, नेट ज़ीरो ही होना चाहिए ना, क्योंकि सेकेंड रीजन मेटल का बॉडी है, शेल का बॉडी है, तो मेटल बॉडी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही होता है। अब देखो फर्स्ट रीजन में क्या होगा, फर्स्ट रीजन में ई क्यू प्लस प्लस ई क्यू माइनस प्लस ई क्यू तीनों के कारण कंट्रीब्यूशन आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट रीजन में ना तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऐसा क्यों, इस चीज़ को आप ध्यान में ही रखिएगा और इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। क्योंकि देखो ई क्यू प्लस तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यू प्लस कहाँ पे आया, वो तो बाहर के सरफेस पे आया है ना। तो बाहर के सरफेस पे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेल इफेक्ट हो सकता है। सेल इफेक्ट मतलब इट कैन बिहेव लाइक शेल। तो क्यू प्लस के कारण सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्यू माइनस क्रिएट कर रहा है, जो इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ है माइनस चार्ज, वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब उसको हम शेल की तरह नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम शेल की तरह तभी बोल सकते हैं किसी लाइक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जब वो यूनिफॉर्म हो। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्म होगा हमें पता नहीं है। तो इसलिए इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो inside the cavity we cannot determine the form of electric field, but we can determine the estimate of the magnitude of electric field, estimate of the magnitude of electric field। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप यही ध्यान में रखिए कि फर्स्ट रीजन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म डिसाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब शेल इफेक्ट देखिए, यहाँ पे शेल इफेक्ट किसको बोल रहा हूँ मैं, इस चीज़ को मैं लाइक प्रॉपरली से लिख देता हूँ। शेल इफेक्ट ओनली व्हेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ध्यान रहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तुम्हें समझ में आ भी रहा होगा कि अगर किसी भी शेल पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं है तो इनसाइड ऑफ द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा। अगर तुमने मेरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखा है और शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ज़ीरो किया था, अगर तुम्हें याद हो तो अब उस लेक्चर को दोबारा से जाके देख सकते हो। आई यूज्ड द सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट टू प्रूव कि इनसाइड द सेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से सेकेंड वाले रीजन में हम एक चीज़ देखते हैं कि क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो था। तो देखो क्यू प्लस तो ऑलरेडी ज़ीरो है, क्योंकि वो शेल की तरह बिहेव करा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके अंदर का रीजन तो ज़ीरो ही होगा। अब देखो ई, तो सेकेंड रीजन में क्यू माइनस और क्यू को क्या होना पड़ेगा, कैंसिल होना पड़ेगा कि नहीं। क्यू प्लस ज़ीरो है तो कंट्रीब्यूशन किसका आ रहा है, क्यू और क्यू माइनस का। क्यू माइनस जो इनर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज है और क्यू जो चार्ज रखा हुआ है, क्यू प्लस जो बाहर सरफेस पे इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो क्यू और क्यू माइनस का इफेक्ट आएगा, तो उन दोनों को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, है कि नहीं, ज़ीरो होना पड़ेगा कि नहीं। तो अगर मैं तीसरे रीजन में मतलब कि आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को वो करूँ, एनालाइज करूँ, तो क्यू माइनस और क्यू यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, है ना, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सेकेंड रीजन में कैंसिल हो रहा है, तो उसी रीजन से वो उसी लाइक लॉजिक से वो थर्ड रीजन में भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड रीजन में कैसा बचेगा, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, सिर्फ ई क्यू प्लस का बचेगा। किसका बचेगा, ई क्यू प्लस का बचेगा। तो तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि अभी भी अगर चार्ज को आप सेंटर में नहीं रखते हो, थोड़ा सा सेंटर से साइडवेज रखते हो, तब भी बाहर से जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, शेल कैसा बिहेव कर रहा है, मेटालिक शेल एक चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, एट द सेंटर ऑफ द सेल। कहाँ पे रखा हुआ है, एट द सेंटर ऑफ अ सेल। और चार्ज कितना है, वो उसकी मैग्नीट्यूड उतनी है जितने मैग्नीट्यूड का तुम चार्ज रखे हो कैविटी में। ठीक है, तो बाहर में एक जनरलाइज फार्मूला आ गया, वो क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो याद कर लो, अगर इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन में तुमसे पूछ दे कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो तुम्हें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, के क्यू बाई आर स्क्वायर कर देना। और आर जो है कहाँ से मेजर करोगे, शेल के सेंटर से। कहाँ से, शेल के सेंटर से। ठीक है, तो फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, द होल शेल अगेन बिहेव्स लाइक अ क्यू चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट सेंटर। और क्यू चार्ज क्या है, जो चार्ज तुम कैविटी में रखे हो। ठीक है,
ठीक है, तुम्हें ये भी पता चल गया कि कैविटी जो सेल की बॉडी है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, जो बाहर का चार्ज आया है Q प्लस के कारण है। मतलब कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड Q और Q माइनस का टर्मिनेट हो जाता है इनर सरफेस पे ही, ठीक है। तो जो बाहर चार्ज आया उस पे तो क्या हो गया, वो तो इटसेल्फ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो तो किसी के इन्फ्लुएंस में होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो टर्मिनेट ही हो गया। तो इसीलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आउटर सरफेस पे। तुम्हें समझ आ रहा है ना, तुम्हें समझ आ रहा है ना, क्योंकि अंदर के चार्जेस बाहर के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्योंकि अंदर के जो चार्जेस हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, अंदर का चार्ज मैं बोल रहा हूँ Q को और Q माइनस को, ठीक है, तो उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो तो आपस में टर्मिनेट हो जा रहे हैं, है कि नहीं। तो इस चीज़ को तुम ध्यान से समझ लो, अपना नोट्स बना लो, ठीक है। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक सवाल ले लेते हैं। सिमिलर सवाल है जहाँ पे चार्ज जो है सेंटर पे नहीं रखा हुआ है, चार्ज जो है सेंटर पे नहीं रखा हुआ, एक मेटालिक शेल है, शेल की थिकनेस यहाँ पे कम है, ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी है इनर सरफेस और आउटर सरफेस तो इसमें भी होगा, इनर सरफेस और आउटर सरफेस तो इसमें भी होगा, ठीक है। तो इनसाइड पे क्या है, माइनस चार्ज आ जाएगा, आउटसाइड पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो तुमसे पूछ दिया है कि एक पॉइंट है जो कि चार्ज से 3r डिस्टेंस पे है, चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, 3r डिस्टेंस पे, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो अभी तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पे चार्ज सेंटर पे नहीं रखा हो, तो बाहर की रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो सिमेट्रिकल प्लेसमेंट वाले केस के तरह ही आती है ना। जब चार्ज सेंटर पे रखा हो तो उसी के जैसा आएगा, लाइक जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व कर लो। क्या आया था फॉर्मूला, KQ/R² बाहर के रीजन में, वेयर R वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तुमने पढ़ लिया होगा कि जो चार्ज से दूरी है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, वो दूरी 3r है, और चार्ज इटसेल्फ सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r/2 + 3r, तो कितना हो गया, 7r/2, कितना हो गया, 7r/2, ठीक है। तो 7r/2, तो r की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7r/2, देखो r निकाल दिया मैंने, r/2 + 3r, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7r/2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, KQ/R² सिंपली। और Q यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज तुम रखे हो कैविटी में, ठीक है, तो KQ/7r/2 का होल स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर। K की वैल्यू तुम रख दोगे 1/4πε0, ठीक है। तो सेंटर पे रखो या साइडवेज रखो, बाहर के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म KQ/R² ही आता है। लाइक बाहर से दोनों के केस में वो एक चार्ज के तरह ही लगेगा, पॉइंट चार्ज के तरह ही लगेगा, जो कि शेल के सेंटर पे है, ठीक है। तो याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, इतने क्लियरली समझा दिया मैंने, तो नोट्स में आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दोबारा से कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया इस तरीके से। और लाइक नीट और मेंस के लिए इतना काफ़ी है। अब थोड़ा हम एडवांस की लाइक तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो थर्ड रीजन में क्या हो रहा है, थर्ड रीजन में जो EQ है और EQ माइनस है, EQ है और EQ माइनस है, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल ही होते जा रहे हैं, ठीक है, थर्ड और सेकंड रीजन में, ठीक है। तो जो बाहर के चार्ज आए हैं, बाहर के चार्ज जो इंड्यूस हुए हैं, उन पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने वाला है ही नहीं, तो वो लाइक खुद से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और खुद से डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो सारा कुछ लिंक हो गया है, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि रटवाया जा रहा है और याद कर लो ऐसा बोला जा रहा है। तुम दिमाग लगा के, गॉस लॉ लगा के सारा कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। और कंडक्टर के बॉडी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, पोटेंशियल की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन में तो तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ था,
तो सिमेट्रिकल प्लेसमेंट और अनसिमेट्रिकल प्लेसमेंट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया। अब हम पोटेंशियल देखेंगे। तो आओ फिर से हम सिमेट्रिकल केस देखते हैं। तो सिमेट्रिकल केस तो आसान था। बीच में हम सेंटर पे एक चार्ज रख दिए, सेंटर पे एक चार्ज को रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो, इंड्यूस चार्जेस को दिखाओ, माइनस चार्ज आ जाएंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। अब सिमेट्रिकल प्लेसमेंट है, सेंटर पे प्लेसमेंट है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बाहर के सरफेस पे भी, अंदर के सरफेस पे भी। अब जो भी मैंने नोटिफिकेशन ऊपर यूज़ किया है वही सारी चीज़ें सिंबल्स और आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे भी यूज़ करूँगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन Q माइनस से टोटल माइनस इंड्यूस चार्जेस को बताऊँगा, Q प्लस से टोटल पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस को बताऊँगा जो कि आउटर सरफेस पे है, और Q से जो चार्ज रखे हो उसको बताऊँगा, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बता दिया। अब आओ देखो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रीजन तुम्हें दिख रहा होगा। तो सेकंड रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है ना, क्योंकि सेकंड रीजन जो है वो मेटेलिक शेल का बॉडी है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दैट इज़ लाइक अ पॉइंट चार्ज KQ/R², है ना, तो पॉइंट चार्ज है। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, कैविटी के अंदर, वो भी क्या आई थी, KQ/R² ही आई थी, जो किसके कारण था, बस जो चार्ज सेंटर पर रखा है बस उसके कारण था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्ञान है तुम्हें इस केस में, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल भी हम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। तो पोटेंशियल निकालने के लिए सारे चार्जेस जो इंड्यूस चार्जेस हैं प्लस जो चार्ज रखा है उन सब का सुपरपोजिशन होगा, सिंपल एडिशन, ठीक है। तो थर्ड रीजन बना दिया, सेकंड रीजन बना दिया, फर्स्ट रीजन दिखा दिया, यहाँ पे सारा रीजन बिल्कुल सारे सिंबल्स वही नोटिफाई कर रहे हैं जो पिछले सवाल में किया था। फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे, है ना, बिल्कुल सेम तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। तो देखो VQ प्लस के कारण, मतलब जो चार्ज आउटसाइड सरफेस पे आया है उसके कारण पोटेंशियल क्या होगा फर्स्ट रीजन में। तो फर्स्ट रीजन जो है वो उस शेल की तरह बिहेव करेगा, Q प्लस जो है जिस सरफेस पे है वो सरफेस शेल की तरह बिहेव करेगा। तो फर्स्ट रीजन उसके अंदर है, तो शेल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो ज़ीरो होती है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये सब पुराना कॉन्सेप्ट है जो लिंक कर रहा हूँ। तो इन सब में डाउट है तो आप मेरे लेक्चर को जाके देखिए दोबारा से, और उसको जो है अच्छे से समझ के यहाँ पे आइए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। कनेक्ट होगा, कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसकनेक्ट हो गया तो फिर आपको मज़ा आना बंद हो जाएगा, फील आनी बंद हो जाएगी। KQ/R। उसी तरीके से सेकेंड रीजन जो है वो भी क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो KQ/R सरफेस वाला ही पोटेंशियल आ जाएगा। और थर्ड रीजन क्या है, वो बाहर है, तो बाहर तो इट एक्ट्स लाइक अ चार्ज, पॉइंट चार्ज, तो KQ/RC हो जाएगा, है ना, वेयर RC इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब Q माइनस के कारण लिख लो। देखो कैपिटल R और स्मॉल r डिफाइन कर दिया। कैपिटल R बाहर वाले सरफेस का रेडियस है, आउटर सरफेस, इनर सरफेस का स्मॉल r रेडियस है, ठीक है। अब देखो VQ माइनस के कारण क्या आएगा, तो फर्स्ट रीजन उसके भी अंदर है, तो KQ/R आएगा, उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही कंटिन्यू हो जाएगा कांस्टेंट। सेकेंड रीजन उसके बाहर है तो माइनस KQ/R भी, और थर्ड रीजन उसके भी बाहर है, लाइक माइनस Q माइनस के बाहर है, लाइक करा तो माइनस KQ/RC, है ना। Q माइनस एक शेल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको शेल की तरह ट्रीट करो, और उसके अंदर पॉइंट आ जाएगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, सरफेस वाला ही हो जाएगा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट सेल वाला। उस तो सेल से बाहर जाएगा तो KQ/R, ठीक है। तो इस तरीके से VQ का लिख लो अब, तो VQ क्या होगा, KQ/RA फर्स्ट रीजन में, उस तरीके से KQ/RB सेकेंड रीजन में, और KQ/RC थर्ड रीजन में, तो पॉइंट चार्ज की तरह लिख लिया। अब VNet निकालेंगे, तो VNet किस में निकाल रहे हैं हम, थर्ड रीजन में निकाल रहे हैं, तो सारे को जोड़ना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या हो रहा है, VQ प्लस और VQ माइनस का तो कट गया, है ना, तो बचा क्या, सिर्फ VQ का बच गया,
ठीक है, तो देखो सारा जोड़ दो, सारा जो पोटेंशियल लिखे हो तुम सारे चार्जेस के कारण, तो दो यहाँ पे कटते दिख रहे हैं। तो देखो बाहर के कारण जो पोटेंशियल आया ना वो अगेन एक चार्ज के तरह ही आ गया है ना। तुम्हें अगर एक चार्ज एक सेंटर पे रखा हुआ था और उस चार्ज से आरसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल पूछ देता मैं, तो क्या बोलते तुम? के क्यू बाई आर सी ही बोल देते ना, अगर क्यू चार्ज रखा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल का भी वेरिएशन यही बता रहा है तुम्हें कि बाहर से देखोगे तो पूरा शेल एक चार्ज की तरह दिखेगा। ठीक है, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड वो होगा जो तुम रखे हो कैविटी के अंदर। समझ आ रहा है? तो इन जनरलाइज कर लिया इसको, इन जनरल बोल दिया के क्यू बाई आर। ठीक है, वेर आर इज़ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, याद रहे लाइक ग्रेविटेशन एवरीथिंग हैज़ टू बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द सेल। समझ आ रहा ना? द होल सेल फ्रॉम आउटसाइड एक्ट्स लाइक, जोड़ दे के सारे कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ मैं ताकि तुम्हारे मन में बैठ जाए। द होल शेल फ्रॉम आउटसाइड एक्ट्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज एट द placed at the center of the cell, placed at the center of the cell। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारा लाइक थर्ड रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली, फॉर्मूला भी जनरलाइज कर लिया। अब आ जाओ वी नेट, नेट पोटेंशियल सेकेंड रीजन में। तो सेकेंड रीजन की पहले बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो वो ज़ीरो होगी, है ना? ज़ीरो होगी कि नहीं, क्योंकि वो मेटल बॉडी है, मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है ना? तो पोटेंशियल नेट ज़ीरो आना चाहिए। तीनों को जोड़ो, तो तीनों को जोड़ोगे तो क्यू के कारण क्या है? क्यू के कारण के क्यू बाई आर बी। ठीक है, क्यू प्लस के कारण, तो Q प्लस के लिए सेकेंड रीजन तो अंदर ही है, और Q के कारण क्या आएगा? के क्यू बाई, तो Q प्लस के कारण जो आ जाएगा, Q प्लस के कारण के क्यू बाई कैपिटल आर आ जाएगा, और Q माइनस के लिए तो सेकेंड रीजन बाहर है तो के क्यू बाई आर भी आ जाएगा माइनस में, और Q चार्ज के लिए भी वो बाहर है तो के क्यू बाई आर भी आ जाएगा प्लस में, तो के क्यू बाई आर भी के क्यू बाई आर भी कट जाएगा, तो के क्यू बाई आर आ गया कांस्टेंट। तो देखो जो बोला वो निकल के भी आ गया, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, है वो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब ग्रेडियंट जीरो, है ना? तो सेकेंड रीजन में जो है, सेकेंड रीजन में आपका पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, सारे टर्म्स क्या मीनिंग है उनका सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आ जाओ फर्स्ट रीजन में, हम देखेंगे इनसाइड द कैविटी। तो इनसाइड द कैविटी क्या होगा? अगेन हम सारे के कारण जोड़ देंगे, तो Q प्लस के कारण क्या होगा? अब Q प्लस के लिए वो इनसाइड है तो के क्यू बाई कैपिटल आर, Q माइनस के लिए भी वो इनसाइड है तो क्या हो जाएगा? के क्यू माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर, माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर, और जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण क्या आ जाएगा? के क्यू बाई, चार्ज रखा है उसके कारण क्या आ जाएगा? के क्यू बाई आर ए। तो आर ए डिस्टेंस फिगर में तुम देख रहे होगे, वीडियो को पॉज करके एक बार फिगर देख लेना अच्छे से। तो ए पॉइंट इनसाइड द कैविटी लिया हुआ है, तो देखो इनसाइड द कैविटी जो पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन है वो तीनों चार्जेस के कारण आ रहा है, तीनों, दो इंड्यूस चार्जेस के कारण आ रहा है और एक चार्ज के कारण खुद आ रहा है जो रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इनसाइड द कैविटी पोटेंशियल का वेरिएशन होगा। अब तुम देखो अगर आर को तुम ज़ीरो कर देते हो तो वी नेट इन्फिनिटी हो जाएगा। आर को ज़ीरो मतलब कि तुम जो है आर ए को ज़ीरो कर देते हो, यहाँ पे आर ए होगा ज़ीरो। ठीक है, तो आर ए को ज़ीरो कर दिया मतलब चार्ज के तुम बहुत पास चले गए हो, तो चार्ज के बहुत पास चले गए हो तो क्या हो जाएगा? वो चार्ज के पास तो इनफाइनाइट पोटेंशियल ही होगा ना, कि क्यू बाई आर, आर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। जो वेरिएशन कर रहा है वो क्या हो रहा है? के क्यू बाई आर ए ही वेरिएशन कर रहा है। ठीक है, अब आर ए को ज़ीरो करोगे मतलब सेंटर पे चले गए, चार्ज के पास चले गए तो पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा।
ठीक है। आर ए कौन सा पॉइंट है, कौन सा डिस्टेंस है, ये फिगर में दिखा दिया, देखो ये ब्लू कलर से। तो एवरीथिंग इज़ बीइंग कनेक्टेड वेरी प्रॉपरली। यहाँ पे हमने पोटेंशियल का भी वेरिएशन देख लिया फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे चार्ज जो है शेल के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से रीजन में डिवाइड करके तुम पोटेंशियल निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। रिज़ल्ट सबको याद रखना है। रिज़ल्ट यही आया है कि बाहर से वो चार्ज की तरह दिखेगा, तो बाहर के रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो KQ/R² आ जाएगा, ठीक है, वेयर आर इज़ फ्रॉम द सेंटर। अब वो चाहे वो सेंटर पे चार्ज रखा हो या सेंटर से थोड़ी दूर, ठीक है, बाहर वेरिएशन KQ/R² के फॉर्म में ही आया था दोनों के केस में। और पोटेंशियल का भी वेरिएशन KQ/R के फॉर्म में आ गया, है ना। पोटेंशियल का भी वेरिएशन KQ/R के फॉर्म में आ गया। तो अगर इस चीज़ का ग्राफ बना लिया जाए, तो ग्राफ बना लिया जाए तो क्या होगा, देखो चार्ज के पास चले जाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, इन्फानाइट। तो सेंटर ऑफ द सेल को हमने ओरिजिन मान लिया जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और RA को अगर ज़ीरो करते हो KQ/RA, ठीक है, तो तुम चार्ज के पास चले जाते हो तो पोटेंशियल इन्फानाइट हो जाएगा। तो पोटेंशियल इन्फानाइट हो जाएगा तो देखो ऊपर से वैल्यू स्टार्ट करेगी और फिर वो डिक्रीज़ करेगी। अब देखो जैसे ही तुम सेल की बॉडी में इंटर करोगे, सेकेंड रीजन में इंटर करोगे, सेकेंड रीजन में तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, KQ/R, KQ/R आ जाएगा। ठीक है, KQ/R। अब देखो बाहर के रीजन में KQ/R होता था पोटेंशियल, तो सरफेस पे क्या होगा, KQ/R आउटर सरफेस पे। तो आउटर सरफेस वाला ही पोटेंशियल कंटिन्यू कर जाएगा टिल इनर सरफेस, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। तो KQ/R, तो जो भी बाकी टर्म आते हैं वो क्या हो जाएंगे, जो भी बाकी टर्म आ रहे हैं, जो Q चार्ज और Q माइनस चार्ज के कारण आ रहा है, वो तो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा ना, है कि नहीं। और बाहर का रीजन में जो आउटसाइड रीजन था, सेल के बिल्कुल आउटसाइड, उसमें वेरिएशन कैसा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R था, है ना। तो फिर उसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, सेकेंड रीजन में देखो R टू R, स्मॉल r टू कैपिटल R क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस तरीके से पोटेंशियल का वेरिएशन बन गया, ठीक है। इसी तरीके से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेरिएशन बना सकते हो, बिल्कुल आसान। बाहर जो वेरिएशन होगा KQ/R² के फॉर्म में होगा, बीच में वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, मेटल बॉडी में। फिर क्या हो जाएगा, KQ/R² के फॉर्म में वो वेरी करेगा, चार्ज के पास इन्फानाइट हो जाएगा। तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बना सकते हो वेरिएशन, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो लेते हैं, तो तुम्हें पता है हम क्या करने वाले हैं। अब चार्ज को हम थोड़ा x डिस्टेंस दूर रखेंगे सेंटर से, कितना दूर रखेंगे, x डिस्टेंस। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में निकालने के केस में आया था वही इसमें भी होगा, है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस, जो लेफ़्ट साइड में माइनस है वो थोड़े ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होंगे, रीज़न बता दिया था उस समय। और प्लस चार्ज जो ऊपर आएगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि तुम्हें पता है Q का और Q माइनस का, माइनस चार्ज जो इंड्यूस हुआ है उनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाता था, है ना, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन में। तो बाहर जो है, बाहर के चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करने वाला कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। तो इसलिए वो क्या होंगे, सेल्फ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनर सेल पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, आउटर सेल पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। अब देखो अभी से ही डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड में जो रीजन है, सेकंड रीजन जो होगा उसमें क्या होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा ना। तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा और Q जो चार्ज रखा गया है और Q माइनस जो इंड्यूस हुआ है इनर सरफेस पे, उनके कारण जो पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑब्वियसली वो ज़ीरो होना चाहिए, तभी तो कांस्टेंट पोटेंशियल आएगा, ठीक है। और Q प्लस का जो पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो KQ/R होगा, है ना, वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ आउटर रेडियस ऑफ द सेल, ठीक है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, बाकी दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी जो Q और Q माइनस का कंट्रीब्यूशन है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो V थर्ड
देखो यहाँ पे अब रीजन वाइज हम निकाल लेते हैं अगेन फिर से पोटेंशियल। तो थर्ड रीजन में पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे लिखोगे, सबका कंट्रीब्यूशन लिखोगे, माइनस इंड्यूस चार्जेस का, प्लस इंड्यूस चार्जेस का और क्यू का, ठीक है। उस तरीके से सेकेंड रीजन में तुम कंट्रीब्यूशन लिखोगे तो फिर सबका कंट्रीब्यूशन लिखोगे, ठीक है। तो सारा कुछ कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, आप देखते जाइए, इतना डिटेल में आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और जो है इसको लाइक करिए और कमेंट भी करके अपने सवाल डालिए अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो। अब यहाँ पर सेकेंड रीजन में क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि वो बॉडी में है, मेटल बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। हैंस पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, ठीक है। सेकेंड रीजन में पोटेंशियल को कांस्टेंट रहने के लिए क्या होना पड़ेगा, Q माइनस और Q का कंट्रीब्यूशन को ज़ीरो होना पड़ेगा, Q माइनस और Q के कंट्रीब्यूशन को क्या होना पड़ेगा, ज़ीरो होना पड़ेगा, ठीक है। और यही चीज़ थर्ड रीजन में भी हो जाएगी, Q माइनस और Q का कंट्रीब्यूशन वहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा थर्ड रीजन में। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो है ना सेकेंड रीजन से ही टर्मिनेशन चालू हो जाता है। Q और Q माइनस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, नलीफाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे V थर्ड रीजन को और एनालाइज करते हैं और कुछ कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो V थर्ड रीजन में क्या हो जाएगा, VQ प्लस। अब देखो Q और Q माइनस ने तो नलीफाई ही कर लिया, तो बचा क्या, VQ प्लस। और VQ प्लस क्या है, उसका मैग्नीट्यूड तो Q ही है ना, जो आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो KQ/R आ गया, ठीक, KQ/R आ गया, ठीक है। V सरफेस पे क्या हो जाएगा, द सेल एक्ट्स लाइक अ चार्ज Q कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। तो यहाँ पे भी देखो, चाहे वो सेंटर पे रखा हो चार्ज कैविटी में या सेंटर से थोड़ा दूर, बाहर का रीजन सेम ही बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही हुआ था, पोटेंशियल में भी यही हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखो और कभी भी सवाल आए तो आंसर फटाक से दे देना है तुम्हें, ठीक है। अब देखो सरफेस पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सरफेस पे क्या हो जाएगा, KQ/R, वेयर R इज़ द आउटर रेडियस, KQ/R, ठीक है। तो अब देखो अगर सरफेस पे KQ/R हो गया तो सरफेस और सेकेंड रीजन तो कनेक्टेड है ना, आउटर सरफेस और सेकेंड रीजन कनेक्टेड है। तो सेकेंड रीजन में तो पोटेंशियल कांस्टेंट होना है, तो KQ/R ही कंटिन्यू हो जाएगा, है ना, KQ/R ही कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो V सेकेंड रीजन में जो है KQ/R हो गया और कंट्रीब्यूशन तो Q और Q माइनस के कारण भी आ रहा है, मतलब कि Q और Q माइनस का कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ तुम्हें कि Q और Q माइनस का कंट्रीब्यूशन सेकेंड और थर्ड रीजन में ज़ीरो होता है। तो लॉजिकली यहाँ से भी पता चल रहा है कि सरफेस पे KQ/R है तो बॉडी में भी KQ/R ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो मतलब कि जो Q और Q माइनस का कंट्रीब्यूशन है उसको ज़ीरो होना है, ठीक है। तो Q और Q माइनस का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, Q जो चार्ज रखा हुआ है कैविटी में और Q माइनस जो चार्ज, टोटल चार्ज माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ है इनर सरफेस पे, तो उनका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो V सेकेंड में जो पोटेंशियल का फार्मूला आ गया, जो वेरिएशन आ गया, वो KQ/R आ गया। क्या आ गया, KQ/R, KQ/R, ठीक है। और ये कांस्टेंट वैल्यू ही आई है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से सब कुछ लॉजिकली कनेक्टेड हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन का तो एनालाइज कर लिया, अब फर्स्ट रीजन में आ जाओ। तो फर्स्ट रीजन में कैनॉट बी डिटरमाइंड, तो बिल्कुल सेम ढर्रे पे चल रहा है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चला था कि फर्स्ट रीजन में अगर अनसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट है चार्ज का, सेंटर पे नहीं प्लेस्ड है, तो फर्स्ट रीजन में तुम जो कि कैविटी है उसमें तुम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इनर सरफेस पे वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो हम वहाँ पे सेल थ्योरम नहीं लगा सकते, सेल इफेक्ट नहीं लगा सकते कि सेल एक चार्ज की तरह बिहेव करेगा और सेल के अंदर जो पोटेंशियल होगी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल पे चार्ज का, ठीक है। तो इनवर्ड कैविटी में, इनवर्ड स्पेस में पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन।
तो पोटेंशियल का फंक्शन इन द रीजन 1 इज़ इनडिटर्मिनेबल, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें, ये भी एडवांस लेवल का है। हेंस वी कैन नॉट लाइक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हेंस कैनॉट एक्ट लाइक अ शेल, दस कैनॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन हम आगे अभी कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जहाँ पे सेकेंड रीजन में हम पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी इंड्यूस चार्ज के कारण, क्यू माइनस के कारण, ये सब चीज़ निकालने वाले हैं, ठीक है। और एक रफ ग्राफ भी बना लेंगे इसी वेरिएशन का, जैसे हमने सिमेट्रिकल प्लेसमेंट में बनाया। तो और इस केस में अभी हम इसका एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अब रीजन 1 में तो फंक्शन का पता नहीं लगा पाएंगे, बट एक ग्राफ तो बना सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट ग्राफ ऑफ एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे शेल बना लिया हमने, मेटालिक शेल, इनर कैविटी, इनर रेडियस, आउटर रेडियस, चार्ज को एसिमेट्रिकली प्लेस कर दिया, माइनस आ गया, लेफ़्ट साइड में चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, बाहर पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, क्यों होगा ये सारा रीज़न डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड रीजन भी तुम्हें पता है क्या है। सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी क्योंकि मेटल बॉडी में है, ठीक है। थर्ड रीजन में जो अगर कोई देखेगा शेल को तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो KQ/R² और KQ/R उसकी पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। तो तुम्हें दो शेल दिख रहा होगा ना, माइनस चार्ज इस सरफेस पे वो भी एक शेल के टाइप का है, बहुत थिन शेल, और प्लस चार्ज जो इंड्यूस हुआ है आउटर सरफेस वो भी एक थिन शेल की तरह। तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेल की तरह ट्रीट करके आराम से हम आंसर लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे सेकेंड लाइक इनर सरफेस पे जो हो रखा है आप, तो इसके कारण जो है ना हम इसका फंक्शन क्या होगा वो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे फर्स्ट वाले में, ठीक है। आउटर सरफेस पे क्या होगा, पोटेंशियल KQ/R हो जाएगा, वही कंटिन्यू होगा इनर सरफेस तक, है ना। तो इनर सरफेस तक अगर वही कंट्रीब्यूट होगा मतलब Q और Q माइनस का कंट्रीब्यूशन ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। V1 जो इनर सरफेस में होगा उसका, उसमें तुम फंक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम एक चीज़ बता सकते हो कि अगर तुम Q चार्ज पे जो कि एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है उसके पास चले जाते हो बिल्कुल, तो कौन डोमिनेट करेगा, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी क्योंकि R ज़ीरो हो जाएगा ना। तो Q के पास जो है वो जो है पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर Q से तुम लेफ्टवर्ड चलोगे, राइटवर्ड चलोगे और सेल के बॉडी में अंदर घुसोगे तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, KQ/R। पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, KQ/R, तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। फिर तुम थर्ड रीजन में आओगे तो KQ/r वेरिएशन होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ग्राफ तो अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही आ रहा है ना जैसे सिमेट्रिकल प्लेसमेंट का था, है ना। तो देखो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आई है क्या वैल्यू होगी, KQ/R, और चार्ज ओरिजिन तुमने चार्ज पे ले लिया है, चार्ज जहाँ पे रखा हुआ है। तो ये जो स्मॉल r दिखा रहा है ये समझ लो कि अब ये तो सेंटर से दूरी नहीं है ना, तो इसको हम स्मॉल r नहीं बोल सकते हैं। तो बस इसको ऐसे समझना कि ये इनर रेडियस का बता रहा है पोजीशन और R आउटर रेडियस का बता रहा है, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चार्ज के बहुत पास देखो क्लोज टू Q, V इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना।
और बहुत दूर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बहुत दूर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर अप्रॉक्सीमेट ग्राफ पूछ दे तुमसे कि कैसा ग्राफ होना चाहिए, तो ये तुम्हारा ग्राफ आपके सामने है। ठीक है, जैसे ही हम इंटर करेंगे सेल के बॉडी में, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो एज वी इंटर द सेल बॉडी द पोटेंशियल विल बी के क्यू बाई कैपिटल आर, है ना। आउटर सरफेस पे अगर के क्यू बाई कैपिटल आर है तो वही कंटिन्यू होकर इनर सरफेस पे जाएगा। इसी से हमने ये पता लगाया था कि जो है क्यू और क्यू माइनस का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ीरो हो रहा है। तो इसी पे बेस्ड हम एक सवाल भी करेंगे आगे। इन सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के रखना। और फर्स्ट रीजन में जो है हम एक पोटेंशियल का फंक्शन नहीं डिटरमाइन कर पाए, इसीलिए अप्रॉक्स वेरिएशन लिख दिया। ठीक है, इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है तो इस तरीके से बना दिया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखो। उसी तरीके से एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट में हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना लें, जो कि हमने नहीं बनाया था ऊपर, तो अगर उसको बनाएं तो वो कैसा आएगा। फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर से वही सारी कहानी। जो सेकेंड रीजन में होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। थर्ड रीजन में जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन के क्यू बाई आर स्क्वायर के फॉर्म में होगा। और फर्स्ट रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि उसका फंक्शन हमें पता नहीं, क्योंकि इनर सरफेस पे जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, इसमें एक अगर सवाल तुमसे पूछ दिया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई एट अ पॉइंट ए, एक पॉइंट दे दिया ड्यू टू इनर सरफेस क्यू माइनस, क्यू प्लस एंड क्यू। ठीक है, तो इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ दी गई तुमसे, तो थोड़ा सा और डिग डीपर कर रहे हैं। ठीक है, और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यू चार्ज जो रखा हुआ है उसके बीच में और ए पॉइंट के बीच में दूरी भी दे दिया मैंने एक्स। तो देखो ई क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है वो सिंपल क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा ना। एक चार्ज, पॉइंट चार्ज का क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर ही होता है। ठीक है, Q प्लस के कारण क्या होगा, तो Q प्लस तो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको सेल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जो प्लस चार्ज आउटर सरफेस पे है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो दैट इज़ एक्टिंग लाइक अ थिन शेल। तो थिन सेल के अंदर है ए पॉइंट, कैपिटल ए पॉइंट, तो क्या हो जाएगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। तो ई क्यू प्लस के कारण ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो ई क्यू प्लस के कारण क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब सेकेंड रीजन में जिसमें ए पॉइंट लाई कर रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो वहाँ पे सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, क्यू प्लस का तो आ नहीं रहा होगा, तो क्यू का आ रहा है और क्यू माइनस का आ रहा है, तो तीनों का सुपर पोजिशन मिला के ज़ीरो कर देंगे। तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई क्यू प्लस और ई क्यू माइनस वेक्टर सम, है ना। ई क्यू प्लस और ई क्यू माइनस वेक्टर सम। ठीक है, अब तुम्हें पता है ई क्यू प्लस का ज़ीरो है, ई नेट भी ज़ीरो है क्योंकि सेकेंड रीजन बॉडी में है, मेटल बॉडी में। ई क्यू का ई के क्यू बाई एक्स स्क्वायर है, तो और क्यू प्लस का ज़ीरो है, तो इसको ज़ीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्यू माइनस को माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होना पड़ेगा, मतलब कि इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर होना पड़ेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर होना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने क्यू माइनस के कारण जो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू निकाल ली, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तुम्हें दिख रहा होगा कि एक पॉइंट चार्ज के जैसा इसका बिहेवियर है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, है ना। एक शेल के जैसा इसका बिहेवियर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ई क्यू माइनस का कंट्रीब्यूशन क्या आ गया, माइनस के कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, माइनस के कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से सिंगल इंड्यूस चार्जेस का भी तुमसे कंट्रीब्यूशन पूछ सकता है। ठीक है, तो सिर्फ क्यू माइनस के भी निकाल लिया, क्यू प्लस का ज़ीरो आ गया, क्यू का भी अगर एक्स डिस्टेंस दिया है तो तुम लिख सकते हो। तो इस तरीके से किस लाइक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन वो तुमसे पूछ सकता है। ठीक है,
तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन अगर तुम क्यू माइनस का लाइक इनसाइड द कैविटी अगर तुम मुझसे पूछोगे कि क्या फंक्शन होना चाहिए, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसको सेल के जैसा भी ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अब चार्जेस पॉइंट चार्जेस की तरह तुम लाइक एक एक करके एनालाइज कर सकते हो, लेकिन वो फिर लाइक उससे फिर एस्टिमेट ही निकल सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। वी कैन नॉट टेल अबाउट इट्स वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट। वही मैं बताया तुम्हें कि फर्स्ट रीजन में बताना मुश्किल है फॉर एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। सिमेट्रिकल के लिए तो तुम बता ही सकते हो। सिमेट्रिकल के लिए क्या आ रहा था, सिर्फ पॉइंट चार्ज जो रखा हुआ है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, बस वही था वहाँ पे कि q बाई एक्स स्क्वायर वेयर x वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, है ना। तो सिमेट्रिकल प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। यही सारा रीजनिंग लिख दिया मैंने कि देर इज़ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज q माइनस ऑन द इनर सरफेस, बट ऑब्वियसली नियर q द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनफाइनाइट, विल गो टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये सारा चीज़ आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना नोट्स में, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कोई आपसे कैलकुलेट कराएगा, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते रहो, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अप्रॉक्सीमेटली बनाना चाहें फॉर एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, तो कैसा बनेगा? तो वो चार्ज के पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। चार्ज के पास अगर ओरिजिन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इनर सरफेस के पास जैसे ही आओगे तो सेकेंड रीजन स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो। तो सेकेंड रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी फ्रॉम इनर रेडियस टू आउटर रेडियस, ठीक है, इनर रेडियस टू आउटर रेडियस। तो इस तरीके का वेरिएशन है। आउटर रेडियस के बाद वो कैसा बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा कि q बाई आर स्क्वायर, ठीक है, वेर आर इज़ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, ठीक है। तो इन्फानाइट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फानाइट हो जाएगा। तो ये जो स्मॉल आर और कैपिटल आर दिखाया है, ये बस ये दिखा रहा है कि जो है वहाँ पे लाइक सेकेंड रीजन स्टार्ट हुआ है स्मॉल आर पे और कैपिटल आर पे वो ख़त्म हुआ है, और वहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो भी है, ठीक है। सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से ले रहे हैं, हम चार्ज से ले रहे हैं, चार्ज को ओरिजिन मान लिया है, ठीक है, चार्ज को जहाँ पे रखा है। तो स्मॉल आर तो शेल के सेंटर से है ना डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली वो स्मॉल आर यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर बस सेकेंड वाले रीजन को दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ भी बना लिया। तो दोनों चीज़ें देख ली हमने, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ चार्ज विद इन अ मेटालिक शेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान में रखिए इसको। इस पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक दो। अब यहाँ पे देखो अगेन एक शेल लेता हूँ, अगेन यहाँ पे एक शेल लिया, चार्ज को जो है एसिमेट्रिक प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब कि सेंटर पे प्लेसमेंट, एसिमेट्रिक मतलब सेंटर से दूर। अब तुमसे पूछ दिया कि पोटेंशियल ड्यू टू Q माइनस, जो Q माइनस इंड्यूस चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी एट पॉइंट A। अब एक पॉइंट A को डिफाइन कर दिया, तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो वीडियो पॉज करके पहले आंसर निकाल लो और फिर मैच करो रीजनिंग को।
देखो यहाँ पे तुम्हें पता है कि ए पॉइंट जो है वो मेटेलिक बॉडी के अंदर है, ठीक है, शेल के अंदर है बॉडी में। तो ए पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब ए पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के कारण पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं होगा, मतलब पूरा जो वॉल्यूम है वो इक्वी पोटेंशियल हो गया है, पूरा वॉल्यूम जो है वो इक्वी पोटेंशियल हो गया है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम जो है ये पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू क्यू माइनस निकाल लेंगे। अब क्यू माइनस में क्या बोल रहा हूँ, द टोटल माइनस चार्ज विच इज़ इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस। उसी तरीके से क्यू प्लस अभी तक क्या बोलते आ रहा, टोटल प्लस चार्ज विच इज़ इंड्यूस्ड ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आउटर सरफेस पे बाहर वेरिएशन कैसा है, वो तो चार्ज की तरह के क्यू बाई आर। तो आउटर सरफेस पे वेरिएशन कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। आउटर सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर। सिंस पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पूरे रीजन में, सेकंड वाले रीजन में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पूरे रीजन में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई कैपिटल आर ही हो जाएगी, ठीक है। तो ऑलरेडी तुम्हें पता है पोटेंशियल विच इज़ के क्यू बाई कैपिटल आर। अब ये कॉन्ट्रीब्यूशन किसका किसका आ रहा होगा, तो Q का भी आ रहा होगा, Q माइनस का भी आ रहा होगा और Q प्लस का भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो सेकेंड रीजन में जो पोटेंशियल है वो के क्यू बाई कैपिटल आर है। Q प्लस का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो तो के क्यू बाई कैपिटल आर ही होगा। तो मतलब कि तुम्हें यह पता चल गया Q माइनस और Q का कंट्रीब्यूशन ज़ीरो हो रहा है। तो ये तो ऑलरेडी मैंने जब डिस्कस किया था सिमेट्रिकल का पोटेंशियल का केस में और एसिमेट्रिकल का पोटेंशियल का केस में, तो ये सारे पॉइंट्स तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं। तो ये सवाल तुमसे हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो वी क्यू माइनस और क्यू का वी क्यू का जो सम होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ए पॉइंट और चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्स दिया हुआ है, तो कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स चार्ज के कारण आ जाएगा। तो जस्ट उसका नेगेटिव क्या होना चाहिए, क्यू माइनस का होना चाहिए, है ना। तो वी क्यू माइनस का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई एक्स, है ना। ए पॉइंट और चार्ज जो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, एक्स, ठीक है। अब देखो बार बार मैं ये सब चीज़ बता रहा हूँ कि जो क्यू प्लस डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ये कांस्टेंट है V2 पोटेंशियल सेकेंड रीजन में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो चीज़ों को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाए और दिमाग में बैठ भी जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ क्यू माइनस, सिर्फ माइनस इंड्यूस चार्जेस के कारण कंट्रीब्यूशन एट पॉइंट ए विच इज़ एक्स फार अवे फ्रॉम द चार्ज। अब देखो एक और बढ़िया सवाल लेते हैं इस पर, ठीक है। तो इस सवाल को तुम पढ़ो अच्छे से, कॉन्सेप्ट सारा बता दिया है मैंने, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नया यूज़ नहीं होने वाला है। तो आप पढ़ के पहले आंसर निकालो, फिर मेरे आंसर से मैच कर लेना। इसी क्वेश्चन पे हम सॉल्व करेंगे, इसी लेआउट पे। पहले तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्या करते हैं। अब देखो ये आसान सा केस है क्योंकि सारा सरफेस स्फेरिकल है, सारा सरफेस स्फेरिकल है और चार्जेस का भी प्लेसमेंट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो मैंने तुम्हें टफ़ केसेस समझा दिए हैं, तो तुम्हारे लिए ये सारे केसेस आसान होंगे सॉल्व करना। तो देखो सारा जो चार्ज है वो क्या है, सिमेट्रिकल प्लेस्ड है कैविटी में। तो चार्ज के कारण जो है वो क्या हो जाएगा, चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, जो चार्जर रखे हुए हैं। तो चार्जेस इंड्यूस कैसे होंगे, तो गॉस लॉ के द्वारा तुम देख सकते हो कि जो भी चार्ज इंड्यूस होगा माइनस वो जो चार्ज रखा हुआ है कैविटी में उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो क्यू ए अगर ए कैविटी में रखा हुआ है जिसका रेडियस ए है, तो माइनस क्यू ए उसके सरफेस पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उस तरीके से माइनस क्यू भी बी वाले कैविटी के सरफेस में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो आउटर सरफेस, ओवरऑल आउटर सरफेस चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। कितना चार्ज आना है, पॉजिटिव, क्यू ए प्लस क्यू बी। कितना आना चाहिए, क्यू ए प्लस क्यू बी, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, कैविटी पे इक्वल चार्ज क्यों आ रहा है, इक्वल, क्योंकि गॉस लॉ तुम अगर मेटल बॉडी में लोगे, पूरा मेटेलिक स्फीयर है ये, तो मेटल बॉडी में लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो करने का मतलब इनक्लोज चार्ज ज़ीरो, इनक्लोज चार्ज ज़ीरो करने का मतलब
कि जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उसको सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए और अपोजिट साइन का होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने कंडक्टर पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया, तो आप उसको जाके अच्छे से देखो और सारी चीज़ को समझो, फिर कंडक्टर का कोई सवाल नहीं रहेगा आपसे, सारा कुछ बना दोगे बिल्कुल ही आसान और इजी वे में, ठीक है। तो देखो आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर पे कितना चार्ज आ गया, क्यू ए प्लस क्यू बी, कितना चार्ज आ गया, क्यू ए प्लस क्यू बी, ठीक है। तो देखो आर डिस्टेंस पे जो मेटेलिक स्फीयर से बाहर एक पॉइंट ले लिया जो कि आर डिस्टेंस पे है, उस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, सुपर पोजिशन करेंगे, सुपर पोजिशन ड्यू टू ऑल द चार्जेस, यही करते हैं अभी तक। तो कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एक तो जगह देखो आउटर सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो आउटर सरफेस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेल इफेक्ट है ना, सेल की तरह बिहेव करेगा। और सेल कैसे बिहेव करता है, जैसे एक चार्ज उसके सेंटर पे रखा हुआ है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लिखोगे, के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई आर स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि बाहर क्यू ए प्लस क्यू बी। उस तरीके से ए कैविटी वाला भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, क्यू ए बाई एक्स स्क्वायर। अगर कैविटी के सेंटर से जो बाहर का पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो एक्स दूरी पे है, उस तरीके से बी वाले का वाई दूरी पे मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्यू ए जो चार्ज रखा है वो तो कंट्रीब्यूट करेगा ही, और जो इंड्यूस हुआ है उसके सरफेस पे वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो भी शेल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसे बिहेव करता है वो, शेल की तरह। और शेल अपने बाहर सरफेस में कैसा बिहेव करता है, जैसे एक चार्ज उसके सेंटर पे हो। तो के क्यू ए बाई एक्स स्क्वायर चार्ज के कारण आ गया, और इंड्यूस चार्जेस के कारण माइनस के क्यू ए बाई एक्स स्क्वायर आ गया, तो टोटल कितना हो गया, ज़ीरो। उस तरीके से बी वाले कैविटी का टोटल कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई आर स्क्वायर। देखो तो कितना, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आंसर कितनी जल्दी से निकल के आ रहा है। तो इस वाले टॉपिक में ना कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्चुअली आपको सारे सवाल को हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर आपके सामने क्या आ गया, के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई आर स्क्वायर, के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। आप पोटेंशियल लिख लेंगे, तो पोटेंशियल में भी ऐसे ही करेंगे हम, सुपर पोजिशन, सबके कारण कंट्रीब्यूशन जो देखेंगे और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। तो वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो और आंसर मैच कर लेना। मुझे नहीं लगता है कि तुमसे ये सवाल रुकने वाला है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर लिए हैं। और सिमेट्रिकल लाइक सिचुएशन है, ऐसा कोई तो है नहीं कि सारा कुछ स्फेरिकल सरफेस है, तो ये सेल इफेक्ट हर लाइक कैविटी में लग जाएगा। पोटेंशियल लिखने के लिए क्या करोगे, तो एक सबसे बाहर वाला जो सरफेस है वो कंट्रीब्यूट करेगा, फिर दोनों चार्जेस कंट्रीब्यूट करेंगे, कैविटी के अंदर रखे हुए चार्जेस, फिर कैविटी पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सबका कंट्रीब्यूशन लिखोगे और आंसर निकल के आ जाएगा। वैसे भी अगर तुम्हारा दिमाग चलता है तो तुम मुंह से ही बता सकते हो, मुँह ज़बानी, कि क्या होने वाला है आंसर, के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई आर आंसर होने वाला है, के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई आर ही आंसर होने वाला है। क्यों क्यों क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन तो चार्ज की तरह है, तो चार्ज के अराउंड पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर ही होता है ना। अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू टोटल क्या है, क्यू ए प्लस क्यू बी है, तो के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई आर आंसर हो जाएगा। तो इसमें इतनी सोचने वाली बात क्या है, ठीक है। अगर ई नेट जो है, ई नेट का वेरिएशन चार्ज के तरह है तो पोटेंशियल भी वेरिएशन चार्ज की तरह होगा, सिंपल सी बात है ना यहाँ पे। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो पहले तो लाइक सुपरपोजिशन कर लेते हैं हम लोग, सारे के कारण पोटेंशियल लिख लेते हैं, उसके बाद कैंसिल होके आंसर आना ही है।
तो इस तरीके से पोटेंशियल की भी वैल्यू देखो आ गई तुम्हारे पास। सारे का कंट्रीब्यूशन लिख लिया, और कैविटी में जो चार्ज था और कैविटी पे इंड्यूस चार्जेस थे उनके कारण जो है नेट इफेक्ट कैंसिल हो जा रहा है, और फाइनल आंसर जो मैंने बोला था वही आ गया देखो, के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई आर। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन का। अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नहीं समझ आया कहीं पे भी वीडियो पॉज करके आप उसको अच्छे से समझो। मुझे नहीं लगता है कोई डाउट रहा होगा, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड का पार्ट क्या बोला है कि जो आर है वो बी कैविटी के सेंटर से मेजर हो रहा है। ठीक है, और वो जो है स्मॉलर देन कैपिटल आर है। स्मॉलर देन क्या है? कैपिटल आर। तो स्मॉलर देन कैपिटल आर है मतलब बी कैविटी के बाहर है और मेटालिक स्फीयर के अंदर है। मेटालिक स्फीयर के अंदर है, तो उस केस में तुमसे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ दिया है। पोटेंशियल तो सिंपल से फिर से वही करना है, सुपरपोजिशन इज़ योर आंसर। सुपरपोजिशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो सबका कंट्रीब्यूशन जोड़ो। उस तरीके से पोटेंशियल निकाल रहे हो तो सबका कंट्रीब्यूशन जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, आर डिस्टेंस फ्रॉम बी द सेंटर ऑफ द, आर जो है वो उस कैविटी के अंदर ही लिया है। सेकेंड पार्ट में जो है ना, आर जो है वो बी, जो बी कैविटी है उसकी रेडियस से छोटी ही वैल्यू है, तो कैविटी के अंदर ही है। तो कैविटी के अंदर क्या क्या होगा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देखो सेल इफेक्ट, जो बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके अंदर के रीजन में तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ही होगा। उस तरीके से जो माइनस चार्ज, जो पिंक माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ है बी के कैविटी पे, वो भी शेल की तरह काम करेगा। तो जो बी पॉइंट है, जो कैपिटल बी पॉइंट लिया है, वो भी क्या है? शेल के अंदर लाई कर रहा है। तो पिंक वाले चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगा। तो बचा क्या कंट्रीब्यूट करने के लिए? कौन सा चार्ज सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहा है सोचो? तो सिर्फ क्यू बी जो वहाँ पे रखा हुआ है सेंटर पे वही कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो सिंपल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू बी बाई आर स्क्वायर। के क्यू बी बाई आर स्क्वायर, तो आंसर आ गया तुम्हारे पास, के क्यू बी बाई आर स्क्वायर इज़ द आंसर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेंगे। सारे का सुपरपोजिशन लिखो। तो मान लो कि दूसरे कैविटी के कारण क्या आ रहा है? दूसरे कैविटी के कारण के क्यू ए बाई जेड स्क्वायर आ रहा है। तो माइनस चार्ज, जो रेड माइनस चार्ज उसके ऊपर इंड्यूस हुआ है ए वाले कैविटी के, उसका भी के क्यू माइनस क्यू ए, के क्यू ए बाई जेड स्क्वायर आएगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा फिर। तो लास्ट में क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ के क्यू बी बाई आर स्क्वायर ही बचेगा ना। आया कि नहीं समझ में? सबका सुपरपोजिशन लिया है और सेल इफेक्ट लग रहा है पूरा। सेल इफेक्ट मतलब अगर किसी शेल पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होती है, और पोटेंशियल उसके अंदर कांस्टेंट होता है, और बाहर जो है शेल के बाहर वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, वेयर आर इज़ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल एंड पोटेंशियल इज़ के क्यू बाई आर। ठीक है, तो इसी चीज़ को इन टोटलिटी में शेल इफेक्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे भी तुम्हें एक स्फेरिकल सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए उसको शेल की तरह ट्रीट कर लिया करो, फिर सारा कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को तो यूज़ करके हमने सिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ चार्ज और एसिमेट्रिकल प्लेसमेंट को सॉल्व किया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम नहीं बता पा रहे थे, फंक्शन और पोटेंशियल का फंक्शन क्यों नहीं बता पा रहे थे? क्योंकि शेल तो था लेकिन उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, तो हम उसका फंक्शन ही नहीं हमें पता है। ठीक है, और अगर पता हो है भी तो वो हायर क्लासेस में होगा, हमारे स्कोप में नहीं है, फॉर मेंस एंड एडवांस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, पोटेंशियल की वैल्यू पूछ दिया है, तो पोटेंशियल भी वैसे ही क्रिएट करोगे, सुपरपोजिशन लिखोगे। तो सबसे अब देखो, पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होगा ना आउटर सरफेस वाले चार्ज के कारण, वो तो एक फिक्स वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू। शेल के अंदर इफ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा? के क्यू बी बाई आर, फिर क्या कंट्रीब्यूट करेगा?
पिंक वाला जो माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो का क्या कंट्रीब्यूट करेगा, माइनस के क्यू बी बाई बी, है ना, क्योंकि वो शेल के अंदर है तो सरफेस का ही पोटेंशियल कंटिन्यू हो जाता है अंदर और हर जगह वही वैल्यू रहती है। उसके बाद फिर क्या के क्यू बाई जेड आएगा, फिर ए वाले कैविटी के कारण, फिर माइनस चार्ज जो उसके सरफेस पे आया उसके कारण माइनस के क्यू बाई जेड आएगा। फिर जो आउटर सरफेस पे पोटेंशियल है वही अभी ड्यू टू द चार्ज क्यू ए प्लस क्यू बी ऑन द आउटर सरफेस, तो उसके कारण क्या आ जाएगा, के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई कैपिटल आर। ठीक है, वो सरफेस वाला कौन वैल्यू आ जाएगी, जो कैंसिल, फाइनल जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, के क्यू बी बाई स्मॉल आर माइनस के क्यू बी बाई बी प्लस के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई कैपिटल आर। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड कैविटी बी, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड कैविटी बी। ये एक अच्छा सवाल है, ये भी एडवांस में आ सकता है, ठीक है, मेंस में भी आ सकता है, एम्स के सवाल आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो नीट का जो बहुत बढ़िया सवाल होगा वो ऐसा होगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी बी निकाल ली, और सेम कैविटी ए में भी होगा, है ना, क्योंकि दोनों कैविटीज़ क्या हैं, वो हैं, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। तो अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि अब आर जो है वो क्या है, स्फीयर कैपिटल आर से छोटी वैल्यू है, ठीक है, कैपिटल आर से छोटी वैल्यू है, बट आउटसाइड कैविटी है, ठीक है, आउटसाइड कैविटी है। और आर कहाँ से लिया है, वो डिस्टेंस फ्रॉम ओ ही लिया है, डिस्टेंस फ्रॉम ओ। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द मेटेलिक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। तो इसका जो भी फिगर रिक्वायरमेंट है हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो तुम्हें आसान लग रहा होगा, ये चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देता है ये टॉपिक। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैट्स इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट एंड कॉन्सेप्चुअल। तो अभी कॉन्डक्टिंग बॉडीज़ का हम डिस्कशन कर रहे हैं और इस पे बेस्ड आयरोडोव के प्रॉब्लम भी सॉल्व करूँगा मैं, तो मुझे फॉलो करते रहो। उसके बाद ये चैप्टर तुम्हें बहुत ही आसान लगेगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स वेरी इजली, ठीक है। तो थर्ड पार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक O पॉइंट से R डिस्टेंस पे C पॉइंट ले लिया है। O इज़ द सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर और R इज़ स्मॉलर देन कैपिटल R, मतलब कि इनसाइड द स्फीयर ही है ये। तो C पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, तो फिर वही सुपरपोजिशन सारे कैविटीज़ के कारण और इंड्यूस चार्जेस के कारण। तो देखो C पॉइंट जो है वो आउटर सरफेस, आउटर शेल के अंदर है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। कैविटीज़ के कारण लिख देते हैं। बी पॉइंट से जो बी कैविटी है उससे जो सी की दूरी है उसको जेड मान लो, और ए जो कैविटी है उससे जो दूरी है उसको एल मान लो। तो कैविटी का अगर लिखोगे कंट्रीब्यूशन तो इंड्यूस चार्जेस का भी लिखना पड़ेगा और चार्ज जो उसके अंदर रखा है उसका भी लिखना पड़ेगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल जो हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, तो EC की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। EC की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो ऑब्वियसली ये तो आंसर तुम
लाइक लॉजिकली भी दे सकते थे कि सी पॉइंट जो है मेटल बॉडी में है, तो मेटल बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो ही होती है ना। तो ये कितनी बार बोल चुका हूँ मैं लाइक आज के लेक्चर में, ठीक है। तो सी क्या आना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ज़ीरो ही आना चाहिए था, ठीक है। तो इसको हमने प्रूफ भी कर लिया। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो देखो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल भी कांस्टेंट ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी नहीं होगा। तो जो भी मेटेलिक जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके सरफेस पे जो वैल्यू है वही उसके पूरे बॉडी में होगी, पूरे बॉडी में होगी कि नहीं। तो पूरे सरफेस पे क्या है उसकी वैल्यू, के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई कैपिटल आर, यही वैल्यू आई थी ना, तो यही आंसर आने वाला है। के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई कैपिटल आर आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो लॉजिकली तो सॉल्व हो गया है प्रॉब्लम, सुपर पोजिशन से भी वही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो सुपर पोजिशन कर लेते हैं, यहाँ पे आओ, वी सी लिखो, सारे का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखो। तो के क्यू बी बाई जेड माइनस के क्यू बी बाई जेड है ना। अब बी वाले कैविटी के कारण, जो बी के सरफेस पे इंड्यूस हुआ है उसके कारण, और बी के कैविटी में जो चार्ज रखा हुआ है उसके कारण, उस तरीके से ए का लिख दिया। जेड और एल डिस्टेंस अज्यूम कर लिया है, ठीक है। और जो बाहर वाला सरफेस पे, आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कारण पोटेंशियल सेल इफेक्ट के द्वारा के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई आर कैपिटल आर, ठीक है। सारा कैंसिल हो गया, के क्यू ए प्लस क्यू बी बाई कैपिटल आर। देखो तो यही आंसर तो बोल रहा था मैं, ठीक है। लॉजिकली भी तो यही आंसर आ रहा था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है, बहुत डिग डीपर किया हमने। और लाइक इतना एनालिसिस करके कहीं पे भी इंटरनेट पे किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा, तो आप मुझे फॉलो करते रहें, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, इनसाइड सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो सारी चीज़ें कनेक्ट करके बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं आपको लगेगा कि लाइक हैफेज़र्डली कुछ भी बोल दिया या कुछ लॉजिक नहीं दिया। सब कुछ जो बता रहा हूँ उसके पीछे का रीज़निंग भी बता रहा हूँ, यही मेरी कोशिश रहती है, यही मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, और यही मैंने लाइक इतने साल के एक्सपीरियंस में सीखा है, और मैंने अपने आईआईटी के प्रिपरेशन में भी सीखा है, जो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू देना चाहता हूँ। तो इसको शेयर करें, लाइक करें,